बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप सबका मुआवन व मददगार मुशर्रफ महमूद, और इस वक्त आप मुझे देख और सुन रहे हैं इल्म व अदब पर। मैं इल्म व अदब से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह ताला हमेशा आप पर अपनी रहमतों के साए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम बेटा इस वक्त सेकेंड ईयर पाक स्टडी की न्यू बुक लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, और उसमें खेलों का जिक्र है। और खेलों के वाले से हमारा आखिरी लेक्चर है आज, पाकिस्तान के देसी खेल, पेज नंबर 78 पर। सबसे पहले समझ लें देसी खेल कहते किसको हैं, यानी ऐसे खेल जो खालिस्तान इलाकाई हों, जो इस इलाके के अपने खेल हों। ठीक है, देखिए क्रिकेट हमारी अपनी गेम नहीं, अंग्रेज खेलते थे और वहां से यहाँ आई। ठीक है जी, तो बहुत सी ऐसी गेमें हैं, बेसबॉल कह लें, फुटबॉल कह लें, ये हमारी अपनी गेमें नहीं थी, बाहर से आई। लेकिन कुछ गेमें होती हैं जो धरती की अपनी होती हैं, खालिस्तान यहाँ की अपनी होती हैं, उनको कहा जाता है देसी खेल। तो कुछ देसी खेल है बेटा आपकी बुक में, कबड्डी है, मलाखड़ा, किकली, कुश्ती या पहलवानी। तो लेट्स सी जी, देखते हैं एक एक को। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम कबड्डी की, तो ये बेटा पिक्चर आपके सामने आ गई कबड्डी की। पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल मैच हो रहा है। आप देख रहे हैं कबड्डी क्या गेम है, एक तरफ 4 खिलाड़ी हैं। ठीक है जी, सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं, और ज़ाहिर दूसरी टीम में भी 4 खिलाड़ी हैं। मुखालिफ टीम का एक खिलाड़ी इंटर होता है कबड्डी में, उसने 4 खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी को फिजिकली टच करना होता है, हाथ लगाना होता है, और हाथ लगाकर वापस अपने मैदान की तरफ जाना होता है। मैदान के 2 हिस्से होते हैं, सेंटर लाइन होती है। तो यानी मुखालिफ टीम के खिलाड़ी ने आना है, उन 4 में से किसी एक को टच करना है, और उसके बाद अपने एरिए में, अपने हाफ में वापस चले जाना है। अगर वो एक खिलाड़ी को टच करके अपने आप में वापस जाने में कामयाब हो जाता है तो 1 पॉइंट मिल जाता है। दूसरी शक्ल यह है कि किसी को टच ही ना कर सके। अब जो दूसरी टीम के 4 खिलाड़ी हैं, उन्होंने, आप तस्वीर देख रहे हैं, हाथों में हाथ दिए होते हैं, वो बचने की कोशिश कर रहे होते हैं कि टच ना कर सके। अगर मुकर्रा वक्त में वो टच ना कर सके तो भी पॉइंट वो लूज कर जाता है। और तीसरी शक्ल ये होती है कि अगर वो किसी एक खिलाड़ी को हाथ लगा के टच कर ले, तो फिर वो खिलाड़ी जिसको हाथ लगा दिया होता है, टच कर दिया होता है, वो उसको दबोचने की कोशिश करता है कि मैं इसको दबोच लूं और ये वापस अपने एरिए में ना जा सके। एक मखसूस टाइम होता है, अगर वो एक टाइम तक उसको रोके रखता है तो फिर वो जिसने रोक लिया होता है उस टीम को वो पॉइंट मिल जाता है। लेकिन अगर वो हाथ लगा के वापस अपनी फील्ड में, अपने एरिया में जाने में कामयाब हो जाता है, तो फिर जो कामयाब होकर जा रहा है 1 पॉइंट उसको मिल जाता है। ये बेटा टेक्निक और ताकत दोनों चीजें आती हैं इसमें। ताकत तो ये है ना, आप स्ट्रांग हो कि आप अपने आप को छुड़ा सकें, लेकिन सिर्फ ताकत काम नहीं देती, इसकी अपनी टेक्निक भी होती है कि किस तरह से आपने टच करना है, किस तरह से भागना है। और दूसरी टीम की टेक्निक ये होती है कि टच नहीं करने देना, और अगर किसी खिलाड़ी को हाथ टच कर जाता है तो फिर उसको दबोच के गिराना किस तरह है कि वापस ना जा सके। तो इसमें बेहतरीन ताकत का और हिकमत अमली का, स्ट्रेटजी का बेहतरीन मिलाप होता है, और खालिस्तान ये यहाँ की इलाकाई गेम है। अब तो बेटा पाकिस्तान इंडिया अलग हो गया ना, जब एक ही मुल्क था, तो आप ये कहें कि इंडो पाक की गेम है। ख़ास तौर पर ये जो कबड्डी है ये इंडो पाक की गेम है। ठीक है, तो ये तस्वीर में आपने देख के आइडिया कर लिया। अब हम उसी हिसाब से बात को आगे बढ़ाते हैं जी। आप अपनी अगर टेक्स्ट बुक की तरफ आएँ तो उसमें यही बात लिखी है जो मैंने आपको पहले ज़बानी क्लियर कर दी, आपको पिक्चर भी दिखा दी। कबड्डी एक मकबूल और हर दिल अजीज़ खेल है। कहाँ बेटा? इंडो पाक में, पाकिस्तान में भी, भारत में भी, दोनों मुल्कों में। मकबूल, मशहूर, हर दिल अजीज़, जिसको और कोई पसंद करता है। लेकिन ज़्यादातर ये खेल देहात में खेला जाता है, क्योंकि बेटा शहर के बच्चे आप समेत बर्गर खा के, पिज़्ज़े खा के सेहतें कहाँ से बननी है। जब खुराक बर्गर होगी, पिज़्ज़ा होगी,
चाय कॉफ़ी होगी तो सेहत नहीं बनेगी। सेहत तो देहाती बंदे की होगी ना, जो खालिस घर का दूध है, घर की दही है, घर की खालिस लस्सी है और मलाई है, तो वो ताकतवर होते हैं, फिजिकल स्ट्रांग होते हैं। तो यही वजह है। अब क्योंकि कबड्डी है ही ताकतवरों का खेल, तो ये शहरों में भी वैसे खेला जाता है लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर ये देहातों में खेला जाता है, और पंजाब के देहात, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में कबड्डी है लेकिन देहातों में ज़्यादा। लेकिन मखसूस अगर किया जाए तो फिर ये पंजाब यानी पाकिस्तान में पंजाब के देहात में ज़्यादा खेला जाता है। एंड सेम विद इंडिया, इंडिया के भी पंजाब में ही ज़्यादा खेला जाता है। बेटा सूबा तो एक था ना पंजाब, जब पाकिस्तान बना तो उस पंजाब की तकसीम हुई, एक हिस्सा भारत को चला गया, एक हिस्सा पाकिस्तान को आ गया, सूबा तो एक ही था पंजाब। तो जो पाकिस्तान में पंजाब है वहाँ भी कबड्डी मकबूल है, और जो भारत में पंजाब है वहाँ भी ये गेम बहुत ज़्यादा मकबूल है। आपकी बुक में लिखा हुआ है पाकिस्तान के अलावा भारत, मैंने जो भी आपको बताया, कनाडा, अमेरिका, ईरान, इंग्लैंड और श्रीलंका वगैरह में खेला जाता है। पाकिस्तान इंडिया तो इसलिए कि खेल है ही यहाँ का। कनाडा में किस लिए बेटा? कनाडा में एक्चुअली ये वही होते हैं कि जो पाकिस्तान, लेकिन ख़ास तौर पे इंडिया से कनाडा गए हुए हैं ना, यहाँ के लोग जो कनाडा शिफ्ट हुए हैं इंडो पाक से, एक्चुअली वही खेलते हैं। कनाडा में भी, अमेरिका में भी सूरत हाल है। ईरान तो बेटा वैसे ही पहलवानों का शहर, आपने यकीनन सुना होगा, रुस्तम और सहराब ये ईरान से थे, बहुत बड़े पहलवान। इंग्लैंड में भी इंडो पाक के एक बड़ी तादाद आबाद है, और श्रीलंका, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे कबड्डी का खेल खेला जाता है। अब कबड्डी के खेल में एक चीज़ नहीं होती आपकी बुक में, इसमें आपको कई तरह की महारतें दरकार होती हैं, कई तरह की आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी बनने में। पहले तो यह कि उसको कुश्ती खेलनी आती हो, कुश्ती जिसको आप रेसलिंग कहते हैं। रेसलिंग में क्या होता है, मुखालिफ को गिराना है, मुखालिफ को काबू करना है। तो अच्छी कबड्डी वही खेल सकता है जो अच्छा रेसलर भी हो, यानी जिसको कुश्ती भी आती हो, जिसको कराटे भी आते हो। कराटे में आपने हाथ से वार करने होते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो अच्छा एथलीट भी हो, एथलीट किसको कहते हैं, जो तेज़ दौड़ सकता हो और दौड़ का मजमुआ होता है। यानी अच्छा कबड्डी का खिलाड़ी कौन होगा, जो अच्छा रेसलर भी हो, यानी अच्छी कुश्ती भी लड़ता हो, अच्छे कराटे भी जानता हो, एथलीट्स भी हो और तेज़ दौड़ भी सके। यानी जिसमें ये चारों खेलों की खसूसियात होंगी, वो कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी हो सकता है। मतलब ये हुआ, अब आप समझ गए होंगे कि ये एक मुश्किल गेम है, ये ताकतवरों की गेम है, जो फिजिकली ताकतवर हो। देखिए बेटा, अब स्नूकर है, उसमें फिजिकल ताकत नहीं चाहिए आपको, हिट ही करते हैं ना। टेबल टेनिस और बाकी भी इस तरह के खिलाड़ियों में अगरचा ताकत चाहिए होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा ताकत नहीं चाहिए होती, टेक्निक चाहिए होती है ज़्यादा। मगर कबड्डी वो खेल है जिसमें आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। जिस तरह आप जानते हैं बेटा, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, हॉकी का वर्ल्ड कप होता है, तो ऐसा क्रिकेट का भी वर्ल्ड कप शुरू हुआ 2010 में। 2010 में कबड्डी का पहला वर्ल्ड कप हुआ था। ये भारत में ही हुआ था पहला वर्ल्ड कप, और भारत ने ही जीता। 2010 में कबड्डी का पहला वर्ल्ड कप जो भारत में मुनक्कद हुआ, भारत ने जीता। 2020 में बेटा जो वर्ल्ड कप मुनक्कद हुआ वो पाकिस्तान में हुआ था, और ये पाकिस्तान ने जीता। 2010 में भारत में जो हुआ वो भारत ने जीत लिया, और जो पाकिस्तान में हुआ वो पाकिस्तान ने जीत लिया। लेकिन जिस तरह हमने पढ़ा बेटा, 2010 में पहला वर्ल्ड कप होता है, तो पहले वर्ल्ड कप के बाद ये खेल इंटरनेशनल गेम में आ गया। यानी इससे पहले कबड्डी को इंटरनेशनल गेम नहीं समझा जाता था, लेकिन जब कबड्डी का पहला वर्ल्ड कप होता है तो इसका शुमार भी बैनुल अक़वामी खेलों में होने लगा। लेकिन इस तरह आपको पहले बताया, ये वो खेल है बेटा जो शहरों से ज़्यादा देहातों में खेला जाता है, क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, और ये खेल स्ट्रांग लोगों का खेल है, कमज़ोर लोगों का खेल नहीं है। देहात में कबड्डी के मैच कराए जाते हैं, देहात की टीमें होती हैं, देहात आपस में होते हैं, तहसील सतह पर होता है, ज़िले सतह पर, सूबाई सतह पर, और बहुत पसंद करते हैं देहात के लोग। लिहाजा जहाँ भी ये टूर्नामेंट हो रहा होता है या मैचेस हो रहे होते हैं, तो बहुत दूर दूर से देहातों से लोग आते हैं इसको देखने। लेकिन इस तरह बेटा अभी बताया, ज़्यादा खेला देहातों में जाता है, तो मैच देखने वाले जो सामीन होते हैं उनका ज़्यादा ताल्लुक भी देहातों से ही होता है। मैच से बेशतर ग्राउंड में हल चलाकर मिट्टी को नरम किया जाता है ताकि चोट का अंदेशा ना रहे। देखिए बेटा, खिलाड़ी में उठा के नीचे फेंकते हैं,
اور جب نیچے پھینکیں گے تو ہڈی پسلی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا زمین کو پہلے نرم کر لیا جاتا ہے۔ جس طرح فصل بیجتے وقت پہلے ہل چلاتے ہیں، زمین کو نرم کرتے ہیں، سافٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، زمین کو اتنا نرم کیا جاتا ہے کہ اگر کھلاڑی کو اٹھا کے مٹی میں پھینکا جائے، نیچے زمین پہ پھینکا جائے تو اس کو چوٹ نہ لگے، لہٰذا عام زمین پہ نہیں کھیلا جاتا، پہلے زمین کو نرم کیا جاتا ہے ہل چلا کے اور پھر کھیلا جاتا ہے۔ جہاں بھی بیٹا اس کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں کبڈی کے، تو علاقے کے جو نامور پہلوان ہوتے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے ٹیم میں، اور میں آپ کو بار بار ایک بات کر رہا ہوں، یہ طاقت کا، توازن کا اور ٹیکنیک کا ملاپ ہے یہ کھیل۔ تو علاقے کے نامور کھلاڑی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس میں کامیاب کون ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے یعنی کامیابی کا اس میں ٹیکنیک کیا چاہیے ہوتی ہے کہ آپ پھرتیلے ہوں، یعنی ایکٹیو ہوں، چست ہوں اور طاقتور ہوں، ٹھیک ہے جی، تو وہ یہ جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جو کھلاڑی پھرتیلے پوائنٹس جیتنے میں کامیاب ہوتا چاہیے، پوائنٹس تھا بیٹا، یہ غلط لکھا گیا، لیٹ می کریکٹ اٹ۔ جی، جو جتنا طاقتور ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ پوائنٹ جیتنے میں کامیاب رہے گا۔ اور جب بیٹا کوئی کھلاڑی پوائنٹ حاصل کرتا ہے تو جو سامعین موجود ہوتے ہیں گراؤنڈ میں وہ بھرپور تالیاں بجا کے داد بھی دیتے ہیں اور انعام و اکرام بھی دیتے ہیں۔ تو طاقتور لوگوں کا یہ بیٹا کھیل ہے، اور کیونکہ دیہات کے لوگ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لہٰذا یہ کھیل دیہاتوں میں زیادہ مقبول ہے۔ پنجاب اور پاکستانی پنجاب اور بھارتی پنجاب دونوں میں یہ مشہور گیم میں شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیں جی، کبڈی کے بعد ملاکھڑا۔ ملاکھڑا بیٹا خالصتاً سندھی کھیل ہے، ویسے پورے پاکستان میں بھی کھیلا جاتا ہے لیکن ایک خاص طور پہ سندھی کھیل ہے، اور سندھ میں ہی زیادہ کھیلا جاتا ہے اور سندھ میں ہی زیادہ مقبول ہے۔ دیکھیں کبڈی پورے پاکستان میں مقبول ہے لیکن پنجاب کے دیہاتوں میں زیادہ کھیلی جاتی ہے، ایسی ملاکھڑا بھی پورے پاکستان میں ہے لیکن یہ بنیادی طور پر سندھی کھیل ہے۔ آپ یوں کہہ لیں سندھی کشتی کہہ لیں، یعنی ملاکھڑا ہوتا کیا ہے؟ کشتی جس کو آپ ریسلنگ کہتے ہیں، تو اسی کی ایک خاص شکل ہے، ایک طرح کی ریسلنگ ہی ہوتی ہے، سندھی کشتی کہہ لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کس سے مشابہ ہے؟ جاپانی کھیل ہے بیٹا سومو کشتی، ٹھیک ہے، جاپان میں جو سومو کشتی کھیلی جاتی ہے اس کی طرح ہے۔ اور یہ کھیل میں ہوتا کیا ہے؟ پہلوان ہوتے ہیں بیٹا کھڑے کھڑے دوسرے پہلوان کو زمین پہ گرانا ہوتا ہے، یعنی جو کھلاڑی پہلے زمین پر گر گیا یا جس کی زمین کو کمریں لگ گئی وہ ہار گیا، ٹھیک ہے جی۔ ملاکھڑا کیا ہے؟ کشتی کی ہی ایک شکل ہے، سندھی کشتی ہے، جاپانی کھیل سومو کی طرح سے ہے، کھڑے ہو کے کھیلنا ہے، اور دونوں پہلوانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ مخالف پہلوان کو گرا دیا جائے، اور جو مخالف کو گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس ٹیم کو وہ پوائنٹ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اگر آپ تصویر دیکھیں بیٹا، یہ دیکھیں ایسے ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ملاکھڑا، یہ سندھی کی تصویر ہے، اور آپ کو کس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ ایک پہلوان نے دوسرے کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ یوں اٹھا کر اس کو زمین پہ گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر وہ زمین پہ گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کھلاڑی جیت جائے گا، لیکن جس کو گرایا جا رہا ہوتا ہے اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ زمین پر اس کی کمر نہ لگے، وہ اپنے آپ کو بیلنس کر لے اور نہ گرے، یعنی دونوں کھلاڑیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کھڑا رہوں، مخالف کھلاڑی کو زمین پہ گرا دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو بیٹا اس کھیل کو کہتے ہیں ملاکھڑا۔ ملاکھڑا پہلوان سندھ بھر میں ملاکھڑی، اچھا ٹھیک ہے، کھیل ملاکھڑا ہو گیا نا، تو اس کے جو پہلوان، لیکن ملاکھڑا ہی ہوتا ہے لفظ، اس کا بیٹا اندر الف مس ہو گیا تو میں ڈال دیتا ہوں، ملاکھڑائی، یعنی جو ملاکھڑا کھیلتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے ملاکھڑائی پہلوان، ملاکھڑائی پہلوان یعنی ملاکھڑا کھیلنے والے۔ ملاکھڑائی پہلوان سندھ بھر میں میلے ٹھیلوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور داد پاتے ہیں۔ اب بیٹا ظاہر ہے ہر جگہ تو نہیں ہو رہا ہوتا، یہ کہاں ہوگا جہاں کوئی
मेला लगा हुआ हो तो वहाँ होगा। तो जहाँ भी वहाँ मेले लगते हैं तो ये खिलाड़ी वहाँ जाकर मुलाखड़ा में अपने फ़न का इजहार करते हैं। है क्या बेटा? सिंधी कुश्ती है, आपने अभी देखा, और मखसूस तरह की सिंधी कुश्ती है जिसमें खड़े होकर खेली जाती है और हर पहलवान कोशिश करता है दूसरे को गिराने की। सिंध के दूसरे शहर बेटा बदीन के साहिली शहर है, सैरानी में भी ये मुलाखड़ा खेला जाता है और वहाँ भी दिलचस्प मुकाबले आपको देखने में नजर आते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये अंदरूनी सिंध का ही है। सकाफती मेला, जहाँ बेटा वो मेले जहाँ हमारी तहजीब व सकाफत की आपको काशी होती है, तो सिंध के सकाफती मेलों में एक लाजमी खेल है जिसमें वो हम दिलचस्पी लेते हैं, मुलाखड़ा। इस मुलाखड़े को देखने के लिए किसको बेटा, जब ये सकाफती त्योहारों में होता है तो हजारों लोग दूर दराज से आते हैं, इस खेल को देख के महजूज होते हैं, एंजॉय करते हैं और अपनी पसंदीदा टीम को जीतने पर इनामात भी दिए जाते हैं। एक तो टूर्नामेंट की तरफ से इनाम होता है ना, आवाम इनाम देते हैं, वो जाहिर है वो इनाम क्या हो सकता है बेटा, वो नकल रुपयों की शक्ल में हो सकता है। तो इस तरह बेटा जो खिलाड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा करता है उसे नकद पैसों की शक्ल में इनाम भी दिया जाता है। ठीक है बेटा, पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के देसी खेल। पहले हमने कबड्डी देखा, फिर मुलाखड़ा देखा, आगे देखें किकली। किकली पंजाब की लड़कियों का खेल है, मतलब ये वाहिद खेल है जिसको आप गर्ल्स का कह सकते हैं, बॉयज का नहीं है, खालिस्तान लड़कियों का खेल है। मैं बेटा आपको पिक्चर दिखाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये खेल है क्या। किताबों में बच्चों ने देखा होता है लेकिन प्रैक्टिकली पता नहीं होता। बेटा ये देखिए, ये है मुलाखड़ा। क्या है, लड़कियां यूं एक दूसरे के हाथों में हाथ डालती हैं, ठीक है, हाथों में हाथ डालती हैं और अपने आप को पीछे यूं इस तरह पीछे निकाल लेती हैं, ठीक है, हाथों में हाथ डाल के पाँव आगे की तरफ होता है और खुद वो यूं पीछे की तरफ चली जाती है, आपको तस्वीर में क्लियर नजर आ रहा होगा, और फिर यूं रोटेट करती हैं, घूमती हैं। बात समझ रहे हैं? गर्ल्स हाथों में हाथ डालती हैं, पाँव के साथ पाँव मिला लेती हैं, पाँव के साथ पाँव मिला लेती हैं, लेकिन बॉडी के ऊपर के हिस्से को यूं अलग, नीचे पाँव के साथ पाँव मिले हुए हैं लेकिन उपला धड़ अलग अलग यूं करके पीछे। तो आप देखिए दोनों गर्ल्स पीछे को पिछली साइड पर झुकी होती हैं और फिर वो घूमती हैं। इसको क्या कह जाते हैं? किकली। ये भी देहातों में ही है, ज़ाहिर है शहरों में तो ट्रेंड नहीं होता, देहातों में ही है, लेकिन देहातों का बहरहाल ये एक मकबूल खेल है किकली, और मैंने अभी आपको बताया ख़ास तौर पे ये गर्ल्स का खेल है, ठीक है, बॉयज़ नहीं बल्कि गर्ल्स ही खेलती हैं किकली, पंजाबी लड़कियों का खेल है। इसमें 2 या 4 हमजोलियां एक दूसरे के सामने हाथ पकड़कर खड़ी होती हैं। अच्छा, तादाद मुकर्रर नहीं, ज़रा 2-2 होंगी क्योंकि 2 लड़कियों ने हाथ पकड़ा होगा। अब वो 2 का कपल है, कपल 2 भी हो सकते हैं तो 4 हो गई, कपल 3 होंगे तो 6 हो गई, कपल 4 होंगे तो 8 हो गई, लेकिन होंगी 2-2 की शक्ल में, ठीक है जी। 2-2 4-4 हमजोलियां एक दूसरे का आमने सामने हाथ पकड़ती हैं, जिस तरह बेटा भी आपको मैंने पिक्चर दिखाई, और फिर क्या करती हैं, अपने बाजू लंबे करके कदरे पीछे को झुकती हैं। मैंने यूं बताया, यूं पीछे, पाँव आगे हैं लेकिन ऊपर का धड़ पीछे को कर लेती हैं, ठीक है जी। इसमें पैरों को एक दूसरे के करीब रखा जाता है, ठीक है, इससे क्या होता है कि गिरने का खतरा नहीं रहता। पाँव दोनों के क्लोज होते हैं, ऊपरा धड़ जरा अलग अलग कर लेती हैं, यानी डिस्टेंस क्रिएट कर लेती हैं, यूं कह लें, इस तरह से पैरों को एक दूसरे के करीब रखा जाता है और झटके लगाते हुए तेजी से चक्कर काटे जाते हैं, यूं गोल गोल, यूं गोल गोल झटके काटते हुए। तो इसको क्या कहते हैं? इसको किकली कहते हैं। गर्ल्स का खेल है और पंजाब के देहातों का खेल है, ठीक है, पंजाब के देहातों में खेला जाता है। आगे चले बेटा, देसी खेलों में आखिरी खेल कुश्ती या पहलवानी, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? रेसलिंग कहते हैं, उर्दू में कुश्ती भी कहते हैं, पहलवान भी कहते हैं। ये भी कबड्डी की तरह ताकतवरों का खेल है। जिस तरह कबड्डी ताकतवरों का खेल है वैसे ही कुश्ती या पहलवानी भी ताकतवरों का खेल है। फर्क यह है, कबड्डी में टीम होती है, एक तरफ भी 4 खिलाड़ियों की टीम होती है और दूसरी तरफ भी 4 खिलाड़ियों की टीम होती है।
ایک ٹیم کا ایک کھلاڑی جاتا ہے اور 4 میں کسی کو ہاتھ لگا کے واپس آتا ہے، تو دونوں طرف 4-4 کی ٹیم ہوتی ہے کس میں؟ کبڈی میں۔ جبکہ کشتی میں ایسا نہیں ہوتا، 1 to 1 میچ ہوتا ہے، 4-4 نہیں، 2 پہلوان ہوتے ہیں اور 2 آپس میں لڑتے ہیں، اور ظاہر ہے مطلب وہی ہوتا ہے، گرانا ہوتا ہے، ایک نے دوسرے کو نیچے گرانا ہوتا ہے، اس کی کمر نیچے لگانی ہوتی ہے مخالف کھلاڑی کی، لیکن یہ 1 to 1 کھیلا جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس گیم کو بیٹا ہم کہہ دیں گے کشتی یا پہلوانی۔ اب اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں تو یہ بیٹا یہ دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے، یہ کشتی یا پہلوانی ہے کہ اب دیکھیں جو کھلاڑی نیچے ہے اس کی کوشش ہے میری کمر نیچے نہ لگے، یعنی اس میں جیتتا کون ہے؟ جو مخالف کو اس طرح گرا دے کہ اس کی کمر زمین کے ساتھ لگے۔ تو اس کی کوشش ہے کہ اس کو گرا تو لیا ہے کھلاڑی نے، لیکن کمر نہیں لگ پا رہی، تو یہ ہار نہیں ہے کیونکہ اس کی کمر نہیں لگی، یعنی ایک کھلاڑی دوسرے کو اس طرح گرائے کہ اس کی کمر نیچے لگ جائے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کشتی یا پہلوانی۔ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں، دراصل کبڈی میں بھی ایسے ہی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور پہلوانی میں بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ کبڈی میں ٹیم ہوتی ہے اور پہلوانی میں ٹیم نہیں، 1 to 1 ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرق یہ بیٹا کبڈی میں ہاتھ لگا کے بھاگنا ہوتا ہے، یعنی بھاگ کر اپنی سائڈ پر جانا ہوتا ہے، جبکہ کشتی میں بھاگنا نہیں ہوتا، سمپل دوسرے کی کمر کو نیچے لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح پکچر کی مدد سے ذرا بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جی۔ برِ صغیر پاک و ہند کا یہ بھی ایک لوکل آپ یا دیسی کھیل ہے جو یہیں سے ہوا، کیونکہ یہ طاقتوروں کا ہی کھیل ہے، تو طاقتور ہی اس کو کھیلتے ہیں۔ پاکستان کی بیٹا بات کریں تو بڑے ہی عظیم نام رہے پاکستان میں کس گیم کے اندر؟ کشتی کے اندر بہت نامور کھلاڑی رہے، اور صرف کھلاڑی نہیں، نامور خاندان رہے جنہوں نے اس کھیل کشتی پہلوانی میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ محمد عظیم، جن کو گاما پہلوان عرف ہوتا ہے، یعنی جو عام مشہور ہوتے ہیں، نام تھا محمد عظیم، مشہور کس نام سے ہوئے؟ گاما پہلوان، ٹھیک ہے جی۔ یہ ابتدائی کھلاڑیوں میں، بڑے کھلاڑیوں میں محمد عظیم عرف گاما پہلوان، اس کے بعد امام بخش پہلوان ہے، اور پھر منظور احمد پہلوان ہے۔ منظور احمد جن کو بھولو پہلوان کہا جاتا تھا، یعنی مشہور زمانہ بھولو پہلوان، ان کا اصل نام ہے منظور احمد، اور مشہور زمانہ گاما پہلوان، ان کا اصل نام تھا محمد عظیم، ٹھیک ہے جی۔ تو منظور احمد عرف گاما بھولو پہلوان، اور انہی کا خاندان، بیٹا فیملی ایک ہی ہے، ایک ہی خاندان ہے۔ دیگر پہلوانوں نے پاکستان میں بڑا نام کمایا، اور نہ صرف پاکستان میں نام کمایا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، کس حوالے سے؟ کشتی کے حوالے سے۔ تو یہ بیٹا جو گاما پہلوان اور بھولو پہلوان ہے، ان کا جو دور ہے پاکستان میں کشتی کا سنہری دور ہے۔ یہ بیٹا صرف پاکستان کے پہلوان نہیں تھے، پوری دنیا میں ان کے نام کا لوہا تھا، ان کا روپ تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑی جو کشتی کے تھے، وہ ان کے مقابلے میں آتے ہوئے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ کون؟ گاما پہلوان، بھولو پہلوان۔ یہ بیٹا جب تک حیات رہے پاکستان میں وہ بڑا شاندار دور تھا پہلوانی کا، ٹھیک ہے۔ لیکن اتفاق بیٹا ان کے بعد اب کوئی بڑا کھلاڑی اس وقت ہمیں پہلوانی میں نظر نہیں آتا۔ یہ بیٹا خاص گیم ہے کشتی یا پہلوانی، انڈو پاک کی وہی بات، پاکستان کی بھی، بھارت کی بھی۔ تو یہ پاکستان بھارت کا اتنا نام تھا کہ اگر کوئی ہندوستان کا چیمپئن ہوتا کشتی کا، تو اس کو ہندوستان کا نہیں، ورلڈ چیمپئن ہی سمجھا جاتا تھا۔ اور بالکل ایسے ہی جو پاکستان کا چیمپئن ہوتا تھا تو اس کی اہمیت ورلڈ چیمپئن کے برابر ہی ہوتی تھی، یعنی یہ سمجھا جاتا پاکستان شہر ہے پہلوانوں کا، کہ جو پاکستان کا چیمپئن ہے تو بس وہی ورلڈ چیمپئن ہے، اور سیم ود انڈیا، یعنی پاکستان اور انڈیا کے چیمپئنز کو ورلڈ چیمپئن کا درجہ ملتا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تسلیم تھا کہ پاکستان بہترین پہلوان ہے اور ہندوستان میں بھی بہترین پہلوان ہے، یہاں کی مقامی کے جو بیٹا بڑے پہلوان گزرے، اہم پہلوان گزرے، مشہور پہلوان گزرے، ان میں جو آخری میں نظر آتے ہیں وہ بھولو پہلوان ہیں، جو امام بخش کے بیٹے تھے۔ یعنی
आखिरी अजीम पहलवान हमें नजर आते हैं भोलू पहलवान। उनके बाद फिर पहलवानी में कोई इतना बड़ा नाम तारीख में सामने नहीं आता। आगे बेटा डिटेल दी हुई है भोलू पहलवान की, क्योंकि पाकिस्तान के अहम तरीन पहलवान यही थे। इनमें ज़्यादा मशहूर जो है भोलू पहलवान, वो 1927 में पैदा हुए। ठीक है जी। ये इमाम बख्श पहलवान के बेटे थे और गामा पहलवान के भतीजे थे। अब देखिए ना, भोलू पहलवान कौन है? जिनके वालिद भी पहलवान हैं इमाम बख्श, और जिनके चचा भी बहुत बड़े पहलवान हैं गामा पहलवान। तो यानी आपको यह बताने का मतलब है कि ये पहलवानों का पूरा एक खानदान था। ठीक है जी। लेकिन बहरहाल जिसको सबसे ज़्यादा नाम मिला, शोहरत मिली, मकबूलियत मिली, वो भोलू पहलवान ही है, जिन्होंने आलमी सतह पर भी बहुत से पाकिस्तान को मुकाबले जीत के। देखिए मैं आपको बेटा तस्वीर दिखाता हूं इनकी, भोलू पहलवान की। ये बेटा, अच्छा सॉरी, ये झारा पहलवान है। ये झारा पहलवान बेटा, ये भी पाकिस्तान की एक पहलवानी की का एक बड़ा नाम झारा पहलवान। और ये देखिए जिस तरह क्रिकेट में नहीं कप होते हैं, फुटबॉल में, हॉकी में कप होते हैं, तो ये जो पहलवानी का कप कुछ इस तरह का होता है जिस तरह इन्होंने उठाया हुआ है। पाकिस्तान का एक बड़ा मुतबर नाम झारा पहलवान जी। तो अच्छा, झारा पहलवान, ये बात हो गई इनकी भोलू पहलवान की। आगे चले बेटा, क्या में पाकिस्तान के बाद जो सबसे बड़ा टाइटल पाकिस्तान में है उसको कहते हैं रुस्तम पाकिस्तान। यानी ये समझ लें, जो पाकिस्तान में चैंपियन बनता है ना पहलवानी का, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रुस्तम पाकिस्तान। तो रुस्तम पाकिस्तान का जब मुकाबला हुआ 1949 में, तो भोलू पहलवान ने यूनुस पहलवान को, भोलू पहलवान भी पाकिस्तान के थे और यूनुस पहलवान भी एक बड़े पहलवान पाकिस्तान के, तो यूनुस पहलवान को शिकस्त देकर भोलू पहलवान 1949 में 1949 में उन्होंने रुस्तम पाकिस्तान का एजाज हासिल किया। इसके बाद आगे चलें, 1960 में की दिहाई में, दिहाई बेटा 10 साल को कहते हैं, यानी 1960 की दिहाई का मतलब होगा 1951 से लेकर 1960 तक। भोलू पहलवान और उनके भाइयों ने बरतानिया का दौरा किया और बरतानिया में बहुत सी कुश्तियां लड़ी, और बरतानिया के जो बड़े नामवर और ताकतवर पहलवान थे उनको शिकस्त दी, और यूं पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद किया भोलू पहलवान उसके भाइयों ने इंग्लैंड में जाकर भी। 1962 की बात करें तो वही भोलू पहलवान, इनका जिक्र हो रहा है बार बार। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के एतराफ़ में उनको तमगाए इम्तियाज से नवाजा था, और बाद में उनको रुस्तम ज़मां लिखा गया। ये बेटा लफ्ज़ है रुस्तम ज़मां, यानी अपने वक्त के बड़े रुस्तम का खिताब भी मिलता है। किसको? भोलू पहलवान को। तो एक क्या तमगा इम्तियाज है 1962 में, और उसके बाद उनको रुस्तम पाकिस्तान का भी एजाज दिया जाता है, रुस्तम ज़मां का, सॉरी। आगे चलें बेटा, खानदान वही है। इसी खानदान में फिर एक और बड़ा नाम है झारा पहलवान। ठीक है, जिनका भी आपको तस्वीर दिखाई। उनका असल नाम ज़ुबैर था, असल नाम उनका ज़ुबैर था, लेकिन पहलवानी की दुनिया में झारा पहलवान के नाम से जाने जाते हैं। झारा पहलवान भी एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की तारीख का। जापान के बेटा एक मशहूर, बल्कि दुनिया के बहुत बड़े पहलवान, अनोखी पहलवान, जिनका ताल्लुक जापान से था, तो इन्होंने, झारा पहलवान ने अनोखी पहलवान को शिकस्त दी थी। दोबारा समझ लें, कुश्ती के दुनिया के सबसे बड़े नामवर जिनको खिलाड़ी माना जाता था वो थे जापान के अनोखी पहलवान। ये पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, तो पाकिस्तान आने पर इनका मुकाबला हुआ था झारा पहलवान से। तो झारा पहलवान, जिनका असल नाम ज़ुबैर था, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े पहलवान अनोखी को शिकस्त देकर अपने नाम का लोहा मनवाया था। लेकिन बेटा ये वो दौर था जब सुनहरी दौर था पाकिस्तान में कुश्ती का। इसके बाद हमें कोई बड़ा नाम नज़र नहीं आता।
जो भोलू बिरादरान है, इनका अखाड़ा, अखाड़ा क्या कहते हैं बेटा, जहाँ ये कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं, इनका जो प्ले ग्राउंड होता है पहलवानों का अखाड़ा कहते हैं उसको। तो भोलू बिरादरान आज भी अपने अखाड़े के पास सदियों पुराने दरख्त के साथ दफन है, और आपकी बुक में लिखा हुआ है यह ज़्यादातर खामोशी ही रहती है, खामोशी के बादल छाए रहते हैं। तो जिस तरह इन मशहूर पहलवानों की कब्रों पर खामोशी छाई हुई है, तो ये सिर्फ उनकी कब्रों पर नहीं है, पाकिस्तान की कुश्ती की तारीख पर भी कुछ ऐसी ही खामोशी छाई हुई है। यानी अब इस वक्त अगर आप बात करें तो कोई बड़ा पहलवान कुश्ती में हमें नज़र नहीं आता, अगरचे माजी में बड़े बड़े पहलवान रहे, लेकिन इस वक्त की बात करें तो कोई बड़ा पहलवान कुश्ती की दुनिया में नहीं है। बात फिर वही है कि अगर सरकारी सरपरस्ती रहे, स्पॉन्सरशिप मिलती रहे, तो कोई शक नहीं टैलेंट तो है पाकिस्तान में, और देहातों में, छोटे इलाकों में कुश्ती के ज़बरदस्त मुकाबले होते हैं, लेकिन कौमी बैनुल अक़वामी सतह पर यकीनन कोई बड़ा नाम इस वक्त सामने नहीं है। ठीक है जी, वजह वही है कि सरपरस्ती नहीं की गई। ये बात बेटा आपकी बुक में लिखी है कि गुर्बत और हुकूमती सरपरस्ती ना होने के बायस पाकिस्तानी पहलवानों का शानदार माजी अब सिर्फ एक याद बनता जा रहा है कि एक वक्त था जब खिलाड़ी थे। ठीक है जी, अब पूरे पाकिस्तान में सिर्फ चंद खिलाड़ी हैं कौन से कुश्ती के जो इस रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान का बेटा एक मशहूर हमारा ये कल्चर था, माजी था, ज़रूरत थी इस बात की कि हम अपने इस कल्चर को ज़िंदा रखते, लेकिन अफसोस, सद अफसोस ऐसा नहीं हो रहा, और हुकूमत की तवज्जो ना होने से और मुनासिब फंड ना होने से यहाँ का जो मकामी खेल है कुश्ती, वो जवाल का शिकार हो गया। ठीक है बेटा, ये हमने देखा पाकिस्तान के देसी खेल, जिसमें हमने कबड्डी देखी, मलाखड़ा देखा, किकली, कुश्ती या पहलवानी देखी। एंड पे बेटा दो लाइन है दीगर खेल, यानी इनके अलावा जो अदर्स खेल, दीगर खेल में हमारे यहाँ एक लोकल खेल है गुल्ली डंडा। आप सबको पता होगा गुल्ली डंडा क्या होता है, जो देहात से है। शहर के बच्चों ने नाम तो यकीनन सुना होगा, और शायद खेला तो ना हो, नाम सुना होगा। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगी बात कि ये एक्चुअली खेल है क्या। आपके लिए बेटा मैंने इसलिए हर एक की पिक्चर्स निकाली थी ताकि आपको समझाना आसान हो। जी बेटा, ये होता है गुल्ली डंडा। ठीक है, गुल्ली क्या होता है, लकड़ी का एक छोटा सा पीस होता है, टुकड़ा होता है, उसको ज़मीन पर रखा जाता है, उसको गुल्ली कहते हैं, और एक और स्टिक के साथ ज़ोर से उसको, यानी गिल्ली नीचे पड़ी है और यूँ ज़ोर से यूँ चोट लगाई जाती है। अच्छा, चोट किससे लगाई जाती है, गिल्ली के एक साइड पे, सेंटर में नहीं। जब साइड पे यूँ ज़ोर से आप स्टिक मारेंगे तो क्या होता है, गिल्ली उड़ के आगे जा पड़ती है, उससे आगे टारगेट पे पहुँचना होता है। तो ये है बेटा, यह भी पंजाब का खेल, और ज़रा बच्चे बहुत खेलते हैं। देहात के बच्चे तो बहुत दीवाने होते हैं इस खेल के। लोकल खेल है, देहात का खेल है, बड़ों का नहीं, बच्चों का खेल है। ठीक है, जरा देखिए, अब आपको तफसील से समझ आ गई होगी कि लकड़ी का एक पीस ज़मीन पर पड़ा हुआ है, स्टिक पे उसको ज़ोर से मारना है और फिर वो उछल के आगे जाएगा और वो अपने टारगेट तक उसने पहुंचना होता है। ठीक है जी, ये है वो गेम जिसको हम गिल्ली कहते हैं। ठीक है जी, तो अब ये क्या है, ये एक तरह से क्रिकेट से मिलता जुलता गेम है जिसे बच्चे खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट में तो बाकायदा बॉल होती है ना, इसमें बॉल नहीं होती, गेंद नहीं होती, एक गिल्ली होती है, उसे गुल्ली भी कहते हैं, गिल्ली दोनों तरह से बोला जाता है, जिस ज़मीन पे मारना होता है और उसको हिट करना होता है। ठीक है जी, ये आमतौर पर देहात में लड़के खेलते हैं। पहले एक, इसमें भी दो टीमें होती हैं बाकायदा टीम की शक्ल में, एक टीम डंडे से गुल्ली को ज़रब लगाती है और दूसरी टीम फील्ड करती है बिल्कुल क्रिकेट की तरह, और फिर जब दूसरी टीम की बारी आती है तो वो अपनी बारी लेती है और एक टीम, यानी एक गुल्ली के साथ आप समझ लें बैटिंग ही कह लें, वैसे बैटिंग तो नहीं होती, हिट कर रही होती है और दूसरी फील्डिंग कर रही होती है। ये देहात के लोगों का और ख़ास तौर पे बच्चों का खेल है गुल्ली डंडा। आगे चलें बेटा, नेक्स्ट, मीख उखाड़ना, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं टेन पेजिंग। मीख क्या समझने आप, समझने लकड़ी का कील। लकड़ी का कील होता है जिसको मीख कहते हैं। ये मीख उखाड़ना भी हमारा एक रिवायती सकाफती खेल है जो देहातों में खेला जाता है।
میں آپ کو اس کی پکچر دکھا دوں پہلے تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا ایک صحیح کنسپٹ بن جائے. یہ بیٹا یہ ہوتا ہے. دیکھیے گھوڑے کے اوپر ایک شہ سوار بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے, وہ نیزہ لے کر دوڑتا ہے, ٹھیک ہے جی. زمین کے اندر لکڑی کا ایک کیل جس کو میخ کہتے ہیں. میخ کیا ہوتا ہے؟ لکڑی کا کیل. آپ یوں سمجھیں جس طرح نہیں دیہاتوں میں وہ جانور باندھنے کے لیے زمین میں, ویسے اس کو پنجابی زبان میں تو قلعہ کہتے ہیں. لکڑی کا ایک پیس زمین میں گاڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ رسے کے ساتھ جانور کو باندھا جاتا ہے, تو اس کو میخ کہیں گے, لکڑی کا کیل. تو لکڑی کا کیل زمین میں لگا ہوتا ہے. ایک کھلاڑی پیچھے گھوڑے کے اوپر بھاگتا ہوا آتا ہے, ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے, اور جھک کے اس نے وہ لکڑی کا کیل یوں زمین میں سے نکالنا ہوتا ہے. اب ذرا دیکھیں زمین میں لگا ہوا ہے, سپیڈ سے آ رہے, ہاتھ میں نیزہ ہے اور یوں نیزے کو نیچے کرے گا, کیل کے پاس آ کر یوں نیزے سے نکال لے گا. اگر وہ نیزے سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ونر قرار پاتا ہے, اور اگر وہ یوں نیزہ نکالنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو وہ لوزر ہو جاتا ہے. اب دیکھیں تیزی سے دوڑتے ہوئے گھوڑے پر آپ نے ایک طرف کو جھکنا ہے, نیچے کو جھکنا ہے, اس سے بیلنس آؤٹ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کی جس طرح کرکٹ میں ہوتا ہے بیٹا بلہ پہلے گھوم گیا یا گیند پہلے آ گئی تو ظاہر ہٹ نہیں لگے گی, تو بالکل ایسے ہی آپ نے نیزے کو اس وقت نیچے لے کر جانا ہے جب بالکل میخ کے پاس ہو. تھوڑا سا ٹائمنگ میں فرق ہو گیا تو آپ یہ میخ نہیں نکال سکیں گے. یہ بیٹا پولو سے ملتا جلتا میچ ہے. پولو میں میخ نہیں نکالنی ہوتی, پولو میں تو اپنی گیند کو ہٹ کرنا ہوتا ہے نا, ہاکی کی طرح صرف گیند کو ہٹ کر کے گول تک لے جانا ہوتا ہے, اور ہٹ کرنا آسان ہے. لیکن یہ زیادہ مشکل گیم ہے کہ ایک لکڑی کا چھوٹا سا کیل ہے زمین میں گڑا ہوا, آپ نے دور سے دوڑتے ہوئے آنا ہے اور زمین میں اس کیل کو نکال لیں, جو بیٹا اس وقت آپ پکچر بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ خاصا ایک مشکل کھیل ہے, اور اس میں آپ کو بڑا توازن کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن ہمارا روایتی کھیل ہے خاص طور پہ پنجاب کا, اور اس میں آپ نے کیا دیکھ رہے ہیں, ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور وہ تیزی سے گھوڑے پر دوڑتا ہوا آتا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے, نیزے کو نیچے کرنا ہے اور زمین میں سے میخ کو نکال کر ہوا میں بلند کرنا ہوتا ہے. اچھا پہلی بات میخ نکالنا ہے, اور پھر وہ نکلے بھی اس طرح کہ نیزے کے ساتھ لگی رہے, نیزے سے الگ نہ ہو. تو اس میں آپ کو گھڑ سوار بھی ہونا چاہیے, آپ کو اچھا نیزے باز بھی ہونا چاہیے, اچھا نشانے باز بھی ہونا چاہیے, آپ کو بیلنس بھی آنا چاہیے. تو یہ سب گیم میں مل کے یہ ایک گیم بنتی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ بیٹا آج ہم نے دیکھے پاکستان کے دیسی کھیل, اور لوکل کھیل بھی دیکھے دو, گلی ڈنڈا اور میخ کو کھیلنا, جس کے ساتھ ہی بیٹا کھیلوں کی بات مکمل ہوتی ہے. میں نے بیٹا کوشش کی آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں, سادہ لفظوں میں سمجھاؤں, کیونکہ بچوں کو سمجھ نہیں آتا اس میں ہم نے پڑھنا کیا ہے, سمجھنا کیا ہے. تو میں نے جس طرح سے آپ کو ایکسپلین کیا, اگر آپ اس طرح سے لکھ دیں تو یقیناً آپ کو 6 نمبر بھی ملیں گے. اور ہم نے الحمدللہ بیٹا لائن ٹو لائن پڑھا ہے تاکہ آپ کے ایم سی کیوز شارٹ کوشچن بھی ساتھ ساتھ کور ہوتے رہیں, ٹھیک ہے بیٹا. تو سپورٹس کی حد تک کی چیپٹر مکمل ہو گیا. آگے نیکسٹ ٹاپک ہمارا سیر و سیاحت ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے, ٹھیک ہے جی. اگر بیٹا آپ کو لیکچر اچھے لگ رہے ہیں, پسند آ رہے ہیں, تو پلیز مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے, اور آپ اپنا یہ چینل علم و ادب دوستوں سے بھی شیئر کیا کیجئے تاکہ علم کا سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا رہے, چراغ سے چراغ چلتا رہے. بہت شکریہ جی. اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.